याद रखना, अच्छा होने के लिए हुआ है। बाकी सभी के पास अच्छी टेबलें हैं, लेकिन आपके पास खराब आई है, मतलब भगवान आपको ये दिखाना चाह रहा है कि तेरे साथ बेटर होने वाला है। जिंदगी में पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव कुछ है ही नहीं। मेरे ऊपर पंखा क्यों नहीं है, मैं जहां बैठा हूं वहां पंखा ही नहीं है, उधर पंखा है, ये नेगेटिव विचार होते हैं, कभी नहीं लाने चाहिए। पॉजिटिव सोचिए, ये जीतने के लिए हैं, आराम से कर जाओगे। बैठ गए, पेपर आपके पास आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या थ्योरेटिकल हो, सिंपल सी याद रखना, रीट हो या नीट का एग्जाम हो, ग्रेड फर्स्ट हो या ग्रेड सेकंड का एग्जाम हो, दुनिया का आईआईटी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम हो, याद रखना सिंपल सी बात है, पेपर जैसे आया पॉजिटिविटी लानी है। पूरे पेपर को आपने देखा, मैं मेरा तरीका बता रहा हूं, पूरे पेपर को सरसरी तौर पे देखा, पहले पूरे क्वेश्चन नहीं देखना है, फिर आपने सबसे पहले बेस एंट्रियां की। हमेशा एंट्री में अपने आस्तिक ईश्वर को याद करते हो आपने एंट्री की, एंट्री में कभी गलती नहीं करें। यदि आपने एक वर्ड गलत भर दिया, ओमार सीट में गोला रोल नंबर का गलत भरा गया, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अरे यार मेरा तो रोल नंबर गलत भरा गया, मतलब दिनमान खराब है। याद रखना, पहली गलती जो आपके कॉन्फिडेंस को लूज करती है वो यही है कि आपने एंट्री, बेसिक एंट्री में गलती कर दी। और ये इसलिए होता है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर, घबराहट। इसलिए मैं कहता हूं एग्जाम से पहले आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम सेंटर पे चले जाएं, 3 घंटे 4 घंटे पहले जाएं और आराम से भरिए उसको। उसमें 2 मिनट एक्स्ट्रा लगती है, लगने दीजिए। कहीं भी तनाव नहीं लें उस चीजों को, क्योंकि वहां एक छोटी सी गलती तुम्हारे पूरे पेपर को खराब कर सकती है। हो गया, पेपर आपने देखा है, एमसीक्यू पेपर देखा है, पूरा पेपर सही तरीके से है। उसके बाद आप जब पेपर को हल कर रहे हैं, याद रखना अभी मैं इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा कर रहा हूं। एग्जाम के दौरान सबसे पहला, आप जब भी पेपर हल करें, मेरा अनुभव बता रहा हूं, कई लोग आपको कहेंगे कि सबसे पहले जब पेपर हल करें क्या करना चाहिए, सीक्वेंस से करें। कभी नहीं करें। आपका सर्वश्रेष्ठ पार्ट कौन सा है? जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी बहुत गजब आती है, ठीक है, या मान लीजिए मुझे मनोविज्ञान साइकोलॉजी बहुत गजब का आता है, या मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है, मुझे विज्ञान बहुत अच्छी आती है। हमेशा आप सीधे, यदि हिंदी बेटर आती है तो हिंदी वाले पेपर को हल करें, और हिंदी के 30 प्रश्न आपने हल किए और 30% के 30 प्रश्न आपको आ रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा? आपका कॉन्फिडेंस गजब हो जाएगा, और कंपटीशन कॉन्फिडेंस से जीता जाता है। आत्मविश्वास गजब का है तो 10% आपके ऐसे सही हो जाएंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं। और आत्मविश्वास, मान लीजिए आपने साइकोलॉजी हल किया, साइकोलॉजी आपका सबसे वीक पार्ट है, मनोविज्ञान में 10% अप्लाइड आ गए और आपके सब नहीं आ रहे हैं आपको, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अरे यार 10 ही नहीं आ रहे हैं, आगे भी नहीं आएंगे, और धीरे धीरे आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, याद रखना। जबकि हो सकता है आगे का पूरा पेपर आपको आ रहा हो। तो हमेशा सबसे पहले कौन सा पार्ट करें? सर्वश्रेष्ठ, जिसमें आप सबसे बेस्ट हैं, उस पार्ट को सबसे पहले करें। सबसे पहले उस पार्ट को करें जो आपका बेस्ट है। हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, जो आपका सब्जेक्ट है, जीएस, जो भी आपका बेस्ट है, हमेशा उस पार्ट को सबसे पहले हल करना है, 1 नंबर पे। नंबर 2, दूसरा पार्ट, दूसरा काम कर करना है। जब पेपर आप हल करें तो आपका प्रश्न होता है कि सर क्या ओमार सेट हमेशा आप भरनी चाहिए? आप भर सकते हैं, आप सहज किसमें हैं? यदि मान लीजिए आपने प्रश्न पढ़ा, 1 2 3 4, ये प्रश्न चल रहे हैं और ये आपकी ओमार सीट है, ये क्या आपकी ओमार सीट है, ठीक है। आपने पहला प्रश्न देखा और इसमें मान लीजिए आपका बी आंसर है, ठीक है। आपने यहां बी को एकदम से गोला काला कर दिया। हमेशा याद रखना, गोला जब काला करते हैं तो आप कई बार क्या है, ब्लेड से काटने की कोशिश करते हैं, वो गलत माना जाएगा। 2 भर दिए मतलब वो गलत हो गया, अब उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाएं, ठीक है। आप साथ में भर सकते हैं, लेकिन मैं इंडिविजुअल विचार दे रहा हूं। मैं जब भी पेपर हल करता हूं, मैं पूरे पेपर को आराम से पढ़ता हूं। 30 साइकोलॉजी के प्रश्न है, पूरे 30 देख लिए मैंने। उससे फायदा क्या होता है, मान लीजिए 5% ऐसे थे जो आपने गलत टिक लगा रखे हैं, लेकिन 28वां प्रश्न जो है उसमें तीसरे प्रश्न का आंसर प्रश्न में लिखा हुआ है, और तब आपको लगता है अरे यार मैंने तो ओमार सीट में पहले गोला भर दिया, और 28 नंबर में तो दूसरे में तो प्रश्न ये लिखा हुआ ये होना चाहिए था। ये कई बार प्रेशर से होता है। इसलिए फायदा ये होता है कि आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, घड़ी आपके पास है या टाइम आप पूछ के चल रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि मान लीजिए साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हो गए या पूरा पेपर आपने 30 प्रश्न करने के बाद आप एक बार देख लें, उसके बाद ओमार सीट में गोले भरें। ये एक बेटर तकनीक होती है। इससे दूसरा फायदा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है, अटेंशन पावर बढ़ता है। याद रखना, अटेंशन बढ़ेगा
ठीक है ना। एक तो ये होता है ना, अपन ये कर रहे हैं, पर्सन पढ़ा फिर गोला कर रहे हैं, तो उससे वो ध्यान उस पे जा रहा है, वो पर्सन की जो लैंग्वेज थी ना, पर्सन की जो भूमिका थी ना, उससे हट गए। और एक होता है ना मूवी, जब अपन देखते हैं तो मूवी देखते हैं तो क्या करते हैं, पूरी मूवी को एक सार पढ़ते हैं, ठीक है ना, एक सार पढ़ते हैं मूवी में, और जैसे बीच में कोई कोल्ड ड्रिंक वाला आ गया तो उसी समय दिमाग खराब हो जाता है बीच में, मतलब वो आते ही जैसे ही एक ऐड हमारा दिमाग खराब कर देता है, अटेंशन को डाइवर्ट करता है। वही चीज है, जब पेपर हल करें, पूरा पेपर पढ़ें, उससे वो पिक्चर क्लियर होती जाती है और हर चीज याद आती जाती है, आपस में चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो मेरा तरीका, मेरा अपना अनुभव ये बोलता है, पेपर पे टिक लगाने चाहिए पहले, ठीक है। और जब पेपर पे टिक लगा रहे हैं, मान लो क्वेश्चन हल कर रहे हैं आप, और मान लो 10 नंबर तक सही चल रहा है, 11 नंबर का जैसे ही प्रश्न आया और आपको लग रहा है कि सर ये तो इसमें एकदम मैं कंफर्म नहीं हूं, तो जिसमें आप एकदम कंफर्म नहीं है, ए, बी, सी और डी, तो जिसमें एकदम 100% नहीं है, उस प्रश्न को आप गोला लगाएं, राउंड लगाएं। क्या लगाएं? राउंड लगाना सीखें, याद रखना, और उसको छोड़ दें एक बार, ठीक है। और जिस पर्सन की भाषा आपको समझ में नहीं आई, बहुत बड़ी भाषा है और आपको लग रहा है समय ज्यादा ले रही है, उस पर्सन को, यदि 12 नंबर का प्रश्न है, वो आपके समझ में नहीं आ रहा, उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, उसको आप एकदम से क्रॉस कर दें। वो अंतिम समय में देखना है। यदि नेगेटिव मार्किंग है तो क्रॉस वाले प्रश्न को हमें कम से कम करना चाहिए, और राउंड वाले प्रश्न को हमें जरूर करना चाहिए, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, नेगेटिव हो तो भी करना चाहिए, याद रखना, क्रॉस राउंड वाले प्रश्न को। लेकिन क्रॉस वाले प्रश्न को नेगेटिव मार्किंग में नहीं करें, क्योंकि उस प्रश्न यदि समझ में नहीं है, आप उत्तर लगभग गलत होगा, ठीक है। वो बताऊंगा मैं लास्ट में, अनुमान जब कहां लगाना है, कैसे, कितने, क्या करना है, वो चीजें बाद में बताऊंगा। और कभी ये पहले से डिसाइड नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को तो इतने ही प्रश्न करने हैं। ये कभी भी एग्जाम हॉल में जाने के बाद तय होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या बोलता है, पेपर का लेवल क्या है। पेपर का लेवल कठिन है तो कम प्रश्नों से काम चल सकता है, लेकिन पेपर का लेवल आसान है तो वहां हमें मैक्सिमम जाने का प्रयास करना चाहिए, और वहां हमें अनुमान, या जिसको आप नेगेटिव वर्ड में बोलते हो तुक्का, तुक्का नेगेटिव नहीं है, तुक्का विजय का हथियार है, याद रखना, तुक्का विजय का हथियार है, याद रखना। ये जो सल्तनत काल में एक रुक्का नामक हथियार होता था, कौन सा हथियार होता? रुक्का फेंका जाता था, तो रुक्का ही तुक्का है, याद रखना। कई बार ये फेंका गया हथियार इतना कारगर हो जाता है कि जिंदगी बदल देता है, याद रखना। कंपटीशन में मात्र प्रश्नों का फर्क, सिलेक्शन का फर्क 3 या 4 प्रश्नों का होता है। तो 12 नंबर का प्रश्न आपके समझ में नहीं आ रहा, आपने क्रॉस कर दिया। जैसे नीट एग्जाम है तो वहां नेगेटिव मार्किंग है, ग्रेड फर्स्ट सेकंड नेगेटिव मार्किंग है, तो क्रॉस वाले को नहीं देखना। लेकिन रीट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें क्रॉस वाले पे भी लास्ट में जाना है। इस प्रकार से आपने एक पार्ट कर लिया। अब याद रखें, 2 चीजें मैंने बताई, आपने पूरा पेपर पढ़ लिया, टिक लगा लिए, उसमें दूसरा टिक किसका लगाया? राउंड वाला। राउंड वाला किसके लगाया? जिसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है या जिसका आप उत्तर निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, आपने पढ़ा तो है। और तीसरा आपने क्रॉस किसको किया, कैंसिल किसको किया? जिसमें आपको कदापि अनुमान नहीं लग रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसमें आपने क्या कर लिया? कैंसिल कर लिया। क्या कर लिया? कैंसिल कर लिया, ठीक है। सिंपल समझिएगा, याद रखना, बहुत गजब की बातें हैं, याद रखना, ये रियल एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो एक पेपर हल करने का एक तरीका हो गया नॉर्मली, पूरा पेपर आपने पढ़ा। अब इससे फायदे क्या होगा? पूरा पेपर जब पढ़ते हैं, टिक लगाते हैं, ओमार सीट आपने नहीं भरी, टाइम मैनेजमेंट करके चलें। टीचिंग मेथड में ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो साइकोलॉजी में मिल जाएं, ठीक है ना, आपके उत्तर, और यदि आपने पहले से लगा लिए, टीचिंग मेथड के कोई प्रश्न का आंसर साइकोलॉजी के ऑप्शन प्रश्न में शामिल हो सकता है। ये बड़ा रिलेवेंट होता है। हिंदी और संस्कृत के टीचिंग मेथड में ये हो सकता है कि आपने यदि पहले ओमार सीट भर ली तो आपके ऑप्शन ही बंद हो गए, आपके रास्ते ही बंद हो गए। लेकिन जब आपने लास्ट टाइम ओमार सीट भरने में लास्ट 20 से 25 मिनट का समय चाहिए, ईमानदारी से, ठीक है, इतना समय आपको मैनेज करके चलना है। मेरी राय ये होती है कि आप पूरा पेपर एक अटेंशन पावर के साथ पूरा हल करें, मेरी राय ये है, ठीक है। ये नहीं कर सकते आप साथ साथ भरें, तो ये याद रखें, बस आप जल्दबाजी अनावश्यक रूप से नहीं करें। आप जब पेपर और ओमार सीट भर रहे हैं तो पेपर के साथ ओमार सीट रखिए। ये ओमार सीट है, ये पेपर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सी आ रहा है तो इस प्रकार से भरिए, याद रखना कि गलती नहीं हो। कई बार घबराहट में अपन दूसरा तीसरा का ऑप्शन ऊपर नीचे कर देते हैं, वो घबराहट की वजह से होता है। तो टाइम मैनेजमेंट तो देखो आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट तो आपको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि पेपर में उलझ गए और ओमार सीट पूरी खाली रह गई तो भी गलत हो जाएगा। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चुनिए। मैंने अपना तरीका बताया कि मुझे इससे हमेशा फायदा हुआ है, मुझे इससे फायदा हुआ है कि 98 नंबर के प्रश्न पे गया तो पता चला यार इसका आंसर तो 7वीं के प्रश्न में लिखा हुआ है,
तो वहां मैंने आराम से उसको कर दिया। तो ये चीजें तब समझ में आती हैं जब अपन पेपर को हल करते हैं, तो इसको बढ़िया तरीके से करना। नंबर 3, तुक्का मारना। अब आपको गुरुजी तुक्का कैसे मारा जाता है, ये तो गलत सा वर्ड है। तुक्का भी कोई चीज होती है क्या? तुक्का तो एक नेगेटिव शब्द है। तुक्का शब्द नेगेटिव नहीं है, याद रखना। तुक्का बहुत पॉजिटिव शब्द है। अनुमान। बहुत विद्वान लोग आपको, जो सैद्धांतिक विद्वान है नहीं, तुक्का, इससे तुक्को सिलेक्शन होता है क्या? होता है, वो खुद भी तुक्कों से बने, याद रखना। मैंने कहा अनुमान, ये तार्किक शक्ति है, ये साइंटिफिक है, याद रखना। ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सभी प्रश्न आ ही नहीं सकते इंसान को। 10% ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आपने कभी पढ़े नहीं, वो भी आ रहे हैं, लेकिन आप तार्किकता से उसको सही कर सकते हैं। तुक्का गलत नहीं है, याद रखना। कहां गलत है, याद रखना। मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, 4 प्रश्न आपने किए, 4 तुक्के लगाए आपने, 1% भी सही हो गया, बराबर हो गए, खोया तो कुछ नहीं ना, खोया तो कुछ नहीं ना, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ ना। मान लीजिए 2 सही हो गए, हो सकता है, चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, 2 सही हो गए, तो आप प्लस में चले गए ना। नुकसान कहां पे है? तुक्का मारने का नुकसान कहां पे है? नुकसान जब है जब तुक्का आप अवैज्ञानिक तरीके से मारते हो। बस गुरुजी मान दो तुक्का ही मार के आना ही, वहां नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि दिमाग लगा के तुक्का मारोगे तो तुक्का सिलेक्शन दिलवा सकता है। सोचिए तुक्का लगाया कैसे जाता है, तुक्का मारने का एक वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीका क्या है। अब मान लीजिए मैं एक साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूं, मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा हूं। आपने राउंड कर दिया कि साहब प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए ठीक है कि कोई भी विषय वस्तु को पढ़ाने, मतलब कोई भी कार्य आपने किया, कोई भी, जैसे एक प्रश्न मैंने लिखा कक्षा शिक्षण के बाद, हाँ जैसे एक प्रश्न है कक्षा शिक्षण के बाद, कक्षा शिक्षण के बाद अधिगम की, कक्षा शिक्षण के बाद अधिगम की, अधिगम की समस्या, समस्या को जानने के लिए, जानने के लिए कौन सा परीक्षण, जानने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। पहला ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मक, तीसरा ऑप्शन है निदानात्मक, चौथा ऑप्शन है इकाई परीक्षण। 4 ऑप्शन है। कक्षा शिक्षण के बाद अधिगम की समस्या को जानने के लिए कौन सा परीक्षण सही है। अब ये मान लीजिए आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपके सामने एग्जाम हॉल में आ गया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अब देखिए तुक्का, जिसको मैं कहूंगा अनुमान, गेस, बहुत गजब शब्द है। नेगेटिविटी शब्द के पीछे लोग ढूंढने वाले नेगेटिव ढूंढेंगे, आलोचना करने वाले ढूंढ लेंगे, बट बहुत पॉजिटिविटी है। उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा। 2 ऑप्शन सबसे पहले क्लिक कर लें। क्या करें, एलिमिनेशन करें, याद रखना। 2 चीजों को तो हटा दें, इनमें से 2 चीजें अनरिलीवेंट हैं। 2 चीजें तो एकदम अनरिलीवेंट होती हैं। जैसे मान लीजिए इकाई परीक्षण है, तो इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। नंबर 2, कक्षा शिक्षण के बाद, बाद शब्द आ गया, बाद आ गया, इसका मतलब रचनात्मक भी नहीं हो सकता। रचनात्मक तो हमेशा दौरान होता है, तो इसका मतलब ये 2 चीज तो अनरिलीवेंट हो गई। तो इलिमिनेट क्या करें, इलिमिनेट का मतलब क्या है, इलिमिनेट हमेशा तुक्का लगाने में हमेशा इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट का मतलब क्या होता है, 2 या 1 ऑप्शन ऐसा होगा जो अनरिलीवेंट है, उसको हटा दिया। आपने इन दोनों को हटा दिया, अब बचा 1 और 3। अब आपको देखना है कक्षा शिक्षण के बाद अधिगम की समस्या शब्द आ गया, समस्या को जानने के लिए कौन सा है। जहां भी समस्या और कठिनाई आ गया वहां उत्तर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए। निदानात्मक का मतलब क्या है, समस्याओं को जानना। उपलब्धि का मतलब, अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, कक्षा शिक्षण के बाद, ठीक है, शिक्षण की सफलता को जांचने के लिए, सफल कितना हुआ है, ये जो जांचता है वो अचीवमेंट टेस्ट है। समस्या से कोई मतलब नहीं होता इसको। तो आंसर सी हो गया। अब ये मैंने पढ़ा नहीं था लेकिन मैंने लगा दिया। ये एक तरीका है, ये एक लॉजिकल तरीका है। आप कहते हो कि सर तुक्का मारना नहीं चाहिए। अब तुक्के नहीं मारोगे तो ऐसे प्रश्न तो किसी किताब से आएंगे नहीं। ऐसे प्रश्न तो अप्लाइड होते हैं, और वो प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको रिलेवेंट करके समझना है। ये है तुक्का मारने का एक वैज्ञानिक तरीका। तो 2 ऑप्शन आप अनरिलेवेंट है उनको एकदम से हटा दें और उसके बाद जाएं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है
और मेरे को लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं आउट ऑफ हो गया हूं, तो कोई बात नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है, सब करना है, तुक्के मारने हैं। कैसे मारने हैं? अब यहां एक तरीका होता है, कई बच्चे कहते हैं गुरुजी हम एक ही ऑप्शन को कर दें, बी बी बी, तो प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से एक सही हो। यह गलत तरीका होता है, ये अच्छा मेथड नहीं है। इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, हमेशा याद रखना, जब मान लीजिए मैं एक साइकोलॉजी पेपर, मैंने जितने भी साइकोलॉजी के पेपर बनाए, कोई भी एमसीक्यू उठा के देख लेना आप, हमेशा याद रखना जब एग्जामिनर पेपर बनाता ना, मैं जैसे मैंने पेपर बनाए, मेरे सब पेपर देख लेना आप, मैंने जितने पेपर बनाए याद रखना, जितने पेपर मैंने बनाए उसमें आप एक चीज नोट करना, एक एग्जामिनर की कंडीशनिंग होती है, वो भी आदमी है, भगवान नहीं है एग्जामिनर, पेपर बनाने वाला आदमी है। कंडीशनिंग क्या होगी, जैसे मैंने पेपर बनाया ना, मैं हमेशा याद रखना आंसर जब दूंगा तो मैं पहला आंसर बहुत रेयर चांस में देता हूं, ए आंसर सबसे कम देता हूं। ये हर एग्जामिनर की विशेषता होती है, वो हमेशा आंसर जो देगा ना वो या तो बी होगा या सी होगा, ज्यादातर आप देखना बी और सी में से आंसर देगा, हमेशा याद रखना। जब पेपर सेटर, ये तब करना है जब तुक्को मारनो है, ऐ नहीं कि गुरुजी लॉजिकल कर दो कि सब में बी और सी कर, नहीं, ए भी आंसर हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा, जब मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है और मुझे गेस मारना है, तुक्का लगाना है, तो हमेशा याद रखना बी और सी की 90-80% चांसेस, 80% प्रोबेबिलिटी ये है कि बी और सी सही होगा। मेरे जितने भी साइकोलॉजी पेपर और कोई भी एग्जामिनर के पेपर उठा के देखना आप, आपको सबसे अधिक आंसर मिलेगा बी और सी। एक चीज साइकोलॉजिकल चीजें पकड़ना है इसको, ये मैं बहुत यूज करता हूं इन चीजों को, हमेशा याद रखना ऐसा होगा, क्या होगा, हमेशा ऐसा होगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। और दूसरी चीज आपको देखनी है, इसमें एक ऑप्शन आता है ऑल द अबव, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है, या कोई नहीं। जब प्रश्न में उपयुक्त सभी और कोई नहीं ऑप्शन आए तो याद रखना 90% चांसेज है कि वह प्रश्न सही होगा। याद रखना, यह चीज भी नोट करना आप, जिन क्वेश्चनों में, बहुत कम क्वेश्चनों में सभी आएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन आएगा, नन ऑफ द अबव और ऑल द अबव, ये याद रखना इस चीज को। उपयुक्त सभी जहां है 80% से 90% के बीच चांसेज हैं कि उस पर्सन का आंसर वो सही होगा, जरूरी नहीं है। ये वहीं अप्लाई करना है जहां पर्सन समझ में नहीं आया, भाई समझ में आ गया कि यहां मुझे निदानात्मक करना और उपयुक्त सभी भी उत्तर है, तो उपयुक्त सभी भी जाना ही नहीं है मुझे, लेकिन जब मुझे तुक्का ही मारना है तो वहां यदि ऑप्शन में उपयुक्त सभी है तो चांसेज हैं 80% उपयुक्त सभी सही होगा, या चांसेज हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, उसका उत्तर सही होगा। ये 3 मेथड हैं जो आपको यूज करने चाहिए। और चौथा मेथड तुक्का मारने में आप ये यूज कर सकते हैं, जिंदगी में पहली नजर जिस आंसर पे पड़ती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा हमारी इनर सोल होती है, वो हमेशा उस आंसर को पहचानती है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको लगा कि यार इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए, आप उसको पहले टिक कर लें, फिर पेपर हल करने के बाद उस पर सोचें कि रास्ते में डी हो सकता है क्या, हर तरीके से सोचें उस पर, और बाद में उस डी को कर दें। आपने पहला जो टिक लगाया है, पहली मोहब्बत, पहला ऑप्शन नजर आता है, चांसेस बढ़ जाते हैं उसके सही होने के, याद रखना, क्योंकि वहां अंदर से आवाज आई है कि ये सही होना चाहिए, आप जरूर करके आए। ये याद रखना पेपर सॉल्यूशन करने की तकनीक है। पूरे पेपर पे पीछे रफ वर्क कर सकते हैं, रिलैक्स मूड में करें, अनुमान जरूर लगाएं, रिट में स्पेशली लगाएं, नुकसान नहीं है, फायदा है। अनुमान जब भी लगाएं लॉजिकल लगाएं, उपयुक्त सभी और उपयुक्त में से कोई नहीं चांसेज हैं, बी और सी ये ज्यादातर चांसेज हैं। और या आप ओमार सीट को जब भर रहे हैं तो ओमार सीट को जब आप गोले भर रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखना एक स्ट्रक्चर बनती है ऐसे, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर ज्यादा सही होती है, एक एक बन रही है, ये गलत होती है। एक चीज और बता देता हूं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूं मैं आपको, कि जैसे मान लीजिए आपने 18 नंबर का प्रश्न किया और 18 नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन सही हुआ है, क्या हुआ है, सी सही हुआ है, तो याद रखना 19 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं, 19 का प्रश्न कर रहे हैं, और उसमें आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि बी और सी ये दोनों में से होना चाहिए, तो वहां आपको सी पे जाना चाहिए। किस पे जाना चाहिए, सी पे। इसके जस्ट ऊपर जो सी आंसर है, एग्जामिनर कंडीशनिंग करता है, पेपर बनाता है, उसने 23वें प्रश्न में सी ऑप्शन दिया, 24वें में अपने आप उससे सी दिया जाता है। एक चांसेज है, जरूरी नहीं है, एक चांसेज है, याद रखना, हो सकता है,
तो इन चीज़ों को फॉलो करना, आराम से, कोई तनाव नहीं होना चाहिए, आराम से एग्जाम दे के आनी है, सब बढ़िया हो जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो अपना सा बेस्ट था वो बता दिया है। अब ज़्यादा चर्चाएं अपन नहीं कर पाएंगे, शाम को मैराथन क्लासेज है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। बस ये एक तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरा अपना एक तरीका है, हो सकता है आपका अपना एक तरीका हो, जरूरी नहीं है ये तरीका सामान्यीकरण किया जा सके, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि इसको फॉलो करें। बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है, आप अपना बेस्ट दीजिए। मैं आज का आपके कमेंट नहीं देख पाया, कोई बात नहीं है, बट याद रखना खुद के तरीके इस्तेमाल